हेलो बेटा, स्वागत है आप सबका सन 2 क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से हैं। तो आइए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं with the topic types of account. In the last class we had discussed about types of account. There are two types of account, that is personal account and impersonal account. The personal account is further divided into three parts, that is natural personal account, artificial personal account and representative personal account. On the other hand, when we talk about impersonal account, it is also divided in two parts, that is real account and nominal account. So let's move on further. Better first we start our discussion from personal account. Personal account. Better first of all, we will see what is personal account. We will see the rule of personal account. बेटा यहाँ पर आप देखिएगा कि आज की क्लास जो है वो क्लास इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपका पूरा अकाउंट्स आज की इस क्लास पर बेस करता है। आज इस क्लास में आपको जितना अच्छे से समझ में आएगा, आपको अकाउंट्स में उतनी ही आसानी होगी आगे। तो बेटा अब हम रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं सभी अकाउंट्स के। बेटा जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी काम को करने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, उसी तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन करने के भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो बेटा आप देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। बेटा पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट मीन्स रिसीवर, डेबिट मीन्स रिसीवर एंड क्रेडिट मीन्स, डेबिट मीन्स रिसीवर एंड क्रेडिट मीन्स गिवर। बेटा दिस इज a fundamental rule of personal account. Personal account rule says debit means receiver and credit means giver. ओके सर। बेटा जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं रिसीवर एंड गिवर, इट मीन्स देयर इज समवन हु इज रिसीविंग समथिंग and on the contrary there is someone who is giving something. ओके सर। बेटा राम ने, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, राम ने, सॉरी बेटा राम ने, बेटा यहाँ पे राम ने जो है वो शाम को, राम ने शाम को 5,000 रुपीज़ बेटा दिए हैं। चलिए 50,000 राम ने शाम को दिए हैं। ओके सर। एंड बेटा आप जो है वो राम के अकाउंट्स बना रहे हैं, मीन्स यू are the accountant of Mr. राम। बेटा आप मिस्टर राम के अकाउंटेंट है एंड राम ने शाम को 50,000 रुपीज़ दिए हैं। तो बेटा यहाँ पर आप मुझे बताइए कि रिसीवर कौन है। अगर आप राम के लिए काम कर रहे हैं तो बेटा इसमें रिसीवर कौन है? तो बेटा आप कहेंगे कि सर रिसीवर है श्याम।
तो बेटा गिवर कौन है? आप कहेंगे सर गिवर है राम। बिल्कुल। तो बेटा जो रिसीवर है श्याम, उसके अकाउंट को क्या करना होगा? डेबिट। बिकॉज हमारा रूल क्या है? डेबिट मीन्स रिसीवर। तो आपको जब इसकी एंट्री करनी होगी तो बेटा आपको श्याम को डेबिट करना होगा। एंड वन मोर थिंग, आप राम के लिए काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर श्याम रिसीवर है तो वो डेबिट हुआ। तो बेटा गिवर कौन है? राम। तो बेटा राम क्या होगा? क्रेडिट। ओके बेटा, यहाँ पे आपको ये बात समझनी है, जो रिसीवर है वो डेबिट होगा और जो गिवर है वो क्रेडिट होगा। बेटा इस तरीके से ये पर्सनल अकाउंट का रूल काम करता है। ठीक है सर। अब बेटा हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के टाइप्स की। बेटा जब हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक तो था नेचुरल पर्सन। बेटा नेचुरल पर्सन कौन होता है? बेटा मैं या फिर आप या फिर हम सब कौन हैं? हम सब है नेचुरल पर्सन। हम सब लोग नेचुरल पर्सन हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो बेटा नेचुरल पर्सन है। ओके सर। तो नेचुरल पर्सन्स कौन हुए? नेचुरल पर्सन्स आर दोज पर्सन्स हु आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। हम बोल सकते हैं these are those persons who are the citizen of our country। तो बेटा ये हुआ नेचुरल पर्सन्स। अब आपके मन में दूसरी टाइप को जानने का क्वेश्चन आ गया कि सर आर्टिफिशियल पर्सन कौन होती है? आर्टिफिशियल पर्सन कौन होती है? बेटा आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं आप देखिए। बेटा हम इसका मीनिंग देखते हैं। दीज आर those persons which works as an entity। These are those persons which works as an entity। यानी कि बेटा जो एंटिटी होती है उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन्स बुलाते हैं। सर एंटिटी का मतलब क्या होता है? यस बेटा मैं आपको बताता हूँ एंटिटी का मतलब क्या होता है। बेटा अगर हम एंटिटी के मतलब की बात करें तो आप देखेंगे कि सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल is an entity। सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल is an artificial person। ओके सर। और बेटा बहुत एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल की लिस्ट भरी हुई है आर्टिफिशियल पर्सन से। बेटा आपने रिलायंस कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। बेटा रिलायंस कंपनी भी क्या है? सर रिलायंस कंपनी भी एंटिटी है। बेटा आज लोग
मुकेश अंबानी को इतना नहीं जानते जितना रिलायंस लिमिटेड को जानते हैं। ओके सर। और एग्जाम्पल लो बेटा, आपने फ़ोन जो यूज़ किया है उसमें एयरटेल की सिम तो होगी, तो बेटा यहाँ पे एयरटेल क्या है, एंटिटी। ओके सर। तो बेटा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में काम कर रही है वो सब एंटिटी है। इसी तरीके से बेटा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एंटिटी है। इसे भी हम क्या बुलाएंगे, इसे भी हम बुलाएंगे बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। ओके सर। और बेटा इसी तरीके से HDFC बैंक, ये भी क्या है बेटा, एंटिटी। सो वी कैन से दीज आर दोज पर्सन्स विच वर्क्स एज एन एंटिटी। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स क्या होते हैं। ओके सर। बेटा दीज आर दोज persons which represent a particular These are those persons which represent a particular group। बेटा वो पर्सन्स जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स बुलाते हैं। एंड बेटा ये बात नोट करना आप कि जो हमारा रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, वो तीनों पर इक्वली एप्लीकेबल है। ओके। तो बेटा हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कौन से पर्सन्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स होते हैं। बेटा आपने डेटर का नाम तो सुना ही होगा। बेटा मैंने 3 लोगों से पैसे लेने हैं, A से, B से और C से। बेटा अगर मैं तीनों का नाम अलग अलग ना लूँ तो तीनों का एक ही नाम ले सकता हूँ और वो होगा डेटर। तो बेटा A तो नेचुरल पर्सन है, B तो नेचुरल पर्सन है, C तो नेचुरल पर्सन है, पर जब मैं इन तीनों को इकट्ठा कर देता हूँ तो इन तीनों के लिए मैं एक ही नाम यूज़ कर सकता हूँ जो है डेटर। तो बेटा यहाँ पे डेटर क्या हो गया, यहाँ पे डेटर हो गया बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि डेटर जो है वो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से बेटा आप देखेंगे क्रेडिटर का मतलब होता है जिनको हम लोगों ने पैसे देने हैं। मान के चलिए मैंने X को, Y को और Z को, इन तीनों को पैसे देने हैं, तो इन तीनों के नाम की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, क्रेडिटर। ओके सर। इसके अलावा बेटा और भी कई आइटम्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। ओके सर। ठीक है। तो बेटा इसी में एक आता है कैपिटल अकाउंट। बेटा ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बेटा बिजनेस का मालिक कौन होता है, ओनर। बिजनेस के मालिक को हम बुलाते हैं ओनर। और बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम बिजनेस में ओनर का नाम कभी यूज़ नहीं करते, उसके नाम की जगह हम कैपिटल अकाउंट का यूज़ करते हैं। बेटा ये बात आप ध्यान रखना कि बिजनेस में
हम कभी भी अपने मालिक के नाम का यूज़ नहीं करेंगे। अपने मालिक के नाम की जगह कैपिटल अकाउंट यूज़ करेंगे, यानी कि बिजनेस का जो ओनर है उसका नाम अकाउंट्स में कहीं भी नहीं आना चाहिए। माने कि अगर आप राम के अकाउंटेंट है तो आपको अकाउंट में कभी भी राम का नाम नहीं लेना है। वैसे तो बेटा राम का नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम्पल जो हमने दिया उसमें राम का नाम नहीं आएगा अगर आप राम के लिए काम कर रहे हैं तो सर फिर अगर राम के अकाउंट का नाम नहीं आएगा तो सर फिर हम उसकी जगह क्या नाम यूज़ करेंगे? बेटा जब आपको राम को शो करना होगा अकाउंट्स में तब आप उनके नाम की जगह कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ओके सर। इसके बाद बेटा आपने देखा होगा कि हर किसी का बैंक में एक अकाउंट होता है। बेटा जो बैंक में अकाउंट होता है ना वो भी पर्सनल अकाउंट है, लेकिन वो अकाउंट आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। ओके सर, क्योंकि बेटा बैंक अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैंक अकाउंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने बैंक में अकाउंट खोला है। इसलिए हम बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बुलाते हैं। ओके सर। तो बेटा यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल भी लेते हैं, वो है आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बेटा अकाउंट्स में एक नाम यूज़ होता है आउटस्टैंडिंग अकाउंट। बेटा ये आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या होता है? और एक नाम और भी यूज़ होता है प्रीपेड अकाउंट। आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट। तो बेटा ये दो नाम और यूज़ होते हैं। ओके सर। तो बेटा हम इसका मतलब समझते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग बेटा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है सर। बेटा मान के चलिए आप किसी के घर रेंट पे रह रहे हैं। ओके सर। और बेटा आप 1 साल यानी कि 12 मंथ्स आप उसके घर रेंट पे रहते हैं। ठीक है सर। तो बेटा आप जो ये 12 मंथ्स रेंट पे रहे हैं इसकी ड्यूरेशन थी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। मान के चलिए आप 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक किसी के घर रेंट पे रहते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए। 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च बेटा ये जो है वो ड्यूरेशन है। तो हम इसे देखते हैं 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक। अब बेटा आप उनके घर कितने समय रहे? 12 महीने। तो बेटा अब 31 मार्च को जिनके घर आप रेंट पर रह रहे हैं वो आपसे रेंट मांग रहा है।
एंड बेटा रेंट जो है वो है, मान के चलिए 1000 पर मंथ। ओके सर। तो बेटा अब 31 मार्च आ गई और वो आपसे पूरे साल का रेंट मांग रहा है। तो बेटा आपने देखा 31 मार्च को रेंट कितना बनेगा, आपने कैलकुलेट किया 1000 रुपये रेंट पर मंथ है और 12 महीने आप रेंट पे रहे हैं और इस हिसाब से आपको 12,000 रुपये देने चाहिए। तो बेटा ये जो 12,000 रुपये है ना, दैट इज कॉल्ड ड्यू। ड्यू मतलब आपने 12,000 रुपये देने हैं। ठीक है सर। तो बेटा अभी आपके पास 12,000 नहीं है, अभी आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये है, तो आपने 10,000 रुपये उसको पे कर दिए। तो बेटा जो 2,000 रुपये अभी आपने उसको पेड नहीं किए हैं बेटा, वो आपका कहलाएगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। ओके सर, समझ गए हम आपकी बात सर, समझ गए। बेटा आप आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में O/S भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। तो बेटा क्योंकि आपने किसी के पैसे देने हैं तो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो बेटा इसे भी हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बुलाते हैं। ओके सर। ऐसे ही बेटा हम देखते हैं कि प्रीपेड क्या होता है। प्रीपेड, इसी एग्जाम्पल से बेटा हम प्रीपेड को भी समझते हैं। मान के चलिए आपका जो रेंट 12,000 का बन रहा था, यानी कि आपने रेंट के कितने देने थे बेटा, 12,000 रुपये। ठीक है सर, हमने 12,000 रुपये रेंट के देने थे। ठीक है। और बेटा आपने क्या किया, आपने जो उसको पे किया, आपने उसको 1000 इंटू में 15 मंथ का रेंट पे कर दिया बेटा, जबकि रेंट 12 महीने का बन रहा था, पर आपने 15 मंथ्स का रेंट उसको पे कर दिया। क्योंकि आपके पास पैसे ज़्यादा थे तो आपने 3 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया। तो बेटा ऐसे केस में प्रीपेड कितना हुआ, ऐसे केस में सर प्रीपेड हो गया 3,000 रुपये। तो बेसिकली हम प्रीपेड को एडवांस का नाम भी दे सकते हैं। ओके सर। तो बेटा ये प्रीपेड अकाउंट भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। ओके सर। तो बेटा आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच।